हेलो एवरीवन, आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। तो आज की ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाली है। इसमें हम सारे आर्टिकल्स को बहुत अच्छे से कवर करेंगे क्वेश्चंस के माध्यम से। यहाँ से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं और पूछे जाएंगे सभी एग्जाम्स में। पूरा वीडियो आपको देखना है, ध्यान से। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, एडमिशन और एस्टेब्लिशमेंट ऑफ न्यू स्टेट इज मेंशन्ड इन विच आर्टिकल। किस अनुच्छेद में नए राज्यों के प्रवेश या स्थापना का उल्लेख है। तो एडमिशन करना है या फिर एस्टेब्लिशमेंट करना है, तो ये वर्णन है आर्टिकल 2 में। ऑप्शन भी इसमें सही है। कोई भी यूनियन टेरिटरी या फिर एक्वायर्ड टेरिटरी को इंडियन यूनियन का पार्ट बनाना है या फिर स्टेट का दर्जा देना है तो हम यूज करते हैं आर्टिकल 2 का। फॉर एग्जांपल, सिक्किम पहले एक मोनार्कियल किंगडम था, तो वहाँ पे सिक्किम को 26 अप्रैल 1975 को एसोसिएट स्टेट हमारे इंडियन यूनियन में ही इसको समाहित कर लिया गया। फॉर एग्जांपल, जैसे दिल्ली की यदि हम बात करते हैं तो दिल्ली के जो सीएम है वो बार बार बोलते हैं कि इसको यूनियन टेरिटरी की जगह स्टेट बना दिया जाए। तो आगे चल के यदि फ्यूचर में कभी ऐसा हुआ कि दिल्ली को स्टेट का दर्जा मिला तो वो आर्टिकल 2 के अंतर्गत ऐसा होगा। ठीक है, ऑप्शन 20 में सही है। अब देख लेते हैं, आर्टिकल 1 से लेकर 4 तक बात होती है यूनियन एंड टेरिटरी। पार्ट 1 में आता है। तो जब हमने भारत बनाया है तो हम आर्टिकल से यदि डिस्कस कर रहे हैं, कॉन्स्टिट्यूशन बना रहे हैं, तो सबसे पहले आर्टिकल 1 में हम क्या बात करेंगे, किसी व्यक्ति की बात करें या फिर किसी देश की ही बात करें तो नाम से शुरुआत होगी। तो आर्टिकल 1 में ये लोगों के मन में था कि क्या इंडिया नाम रखें या फिर भारत रखें, क्योंकि बहुत जगह इंडिया मेंशन था लेकिन जो ट्रेडिशनल लोग थे वो चाह रहे थे कि भारत हो। तो यहाँ पे नाम रखा गया इंडिया, दैट इज़ भारत, सेल्फ या यूनियन ऑफ स्टेट। यहाँ से हमें क्या पता चलता है, यहाँ से हमें इंडिया की पॉलिटी भी पता चलती है कि यहाँ पे जो स्टेट है वो स्टेट से मिलकर बना हुआ संघ है। यहाँ पे हमारे इंडिया में किसी भी स्टेट को ये अधिकार नहीं है कि वो अपनी मर्जी से ऐसे अलग हो जाए। अमेरिका में फेडरेशन ऑफ स्टेट है लेकिन हमारे इंडिया में यूनियन ऑफ स्टेट है। आर्टिकल 2 में बात करता है, कोई भी यूनियन टेरिटरी या फिर एक्वायर्ड टेरिटरी को इंडियन यूनियन का पार्ट बनाना है, जो कि पहले स्टेट नहीं है, हमारे इंडिया का पार्ट नहीं है, उसको बनाना है। तो अगर स्टेट का दर्जा देना है तो आर्टिकल 2 का इस्तेमाल होगा। ठीक है। आर्टिकल 3 में हम बात करते हैं, कोई नया राज्य बनाना है या फिर एरिया चेंज करना है या फिर बाउंड्री चेंज करनी है जो ऑलरेडी स्टेट रह चुके हैं हमारे इंडिया में, तो आर्टिकल 3 का इस्तेमाल होगा। जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको बताती हूँ, 2014 में हमने देखा कि आंध्र प्रदेश का जो नॉर्थर्न एरिया था उसको तेलंगाना बना दिया गया, यानी कि स्टेट में से दूसरा स्टेट कट गया। अब यहाँ पे आपको बाउंड्री चेंज हो रही है या फिर नाम में यदि चेंज हो रहा है तो आर्टिकल 3 का इसमें इस्तेमाल होगा। ओके, अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। एक और आर्टिकल जो आर्टिकल 4 है उसमें ये बताते हैं कि जो भी इन आर्टिकल 1 से लेकर आर्टिकल 3 में यदि कुछ चीज़ें होती हैं चेंज, तो उसमें किसी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट की ज़रूरत नहीं है, सिंपल मेजोरिटी से हो जाएगा। कोई आपको नया स्टेट बनाना है या फिर नाम चेंज करना है तो सिंपल मेजोरिटी उसमें लगती है, ये बात आप याद रख लेना। पार्लियामेंट टू रेगुलेट द लॉ रिलेटेड टू सिटीजनशिप इज अंडर विच आर्टिकल। तो नागरिकता से संबंधित कानून को विनियमित करने के लिए संसद किस अनुच्छेद के तहत है। तो पार्लियामेंट रेगुलेट करती है सिटीजनशिप के लॉ अंडर आर्टिकल ऑप्शन सी, आर्टिकल 11 के अंतर्गत। तो देख लेते हैं सिटीजनशिप के आर्टिकल्स पार्ट 2 में आते हैं, तो 1 बाय 1 आपको सारे आर्टिकल ध्यान से समझने हैं। तो देखो, जब इंडिया बना था यानी कि आज़ादी मिली तो बहुत सारे लोग ऐसे थे कि पाकिस्तान माइग्रेट हो रहे थे और पाकिस्तान के कुछ लोग ऐसे थे जो इंडिया आ रहे थे। तो बहुत ज़्यादा ऐसे लोगों की भीड़ सी मच गई थी कि आ रहे हैं जा रहे हैं। तो कोई लॉ नहीं था, रेगुलेशन नहीं थी कि पर्टिकुलरली तुम इस देश के हो या फिर इस देश की। तो लॉ बनाने के लिए सिटीजनशिप लाई गई। तो आर्टिकल 15 में आर्टिकल 5 में बोलता है कि जब कॉन्स्टिट्यूशन बना है तो उस टाइम पे जो सिटीजनशिप की बात होती है जिन लोगों को मिली है। आर्टिकल 6 में बात करता है जो सिटीजनशिप्स के राइट हैं, जो लोग इंडिया से पाकिस्तान से इंडिया माइग्रेट हुए हैं उनके सिटीजनशिप की राइट आर्टिकल 66 में बात होती है। आर्टिकल 10 में बात होती है कि आप कुछ भी इलीगल एक्टिविटीज़ करोगे तो ये थोड़ी कि आपकी सिटीजनशिप लागू ही रहेगी। यदि आपने कुछ इलीगल एक्टिविटीज़ कर दी हैं तो आपकी सिटीजनशिप वहीं पे रद्द हो जाएगी। आर्टिकल 11 बात करता है किसके पास अधिकार है सिटीजनशिप के लॉ को बनाने का, तो ये पार्लियामेंट के पास है। ओके, आर्टिकल 11 में पार्लियामेंट की बात होती है कि वो रेगुलेट करेगा सिटीजनशिप की राइट। नेक्स्ट बढ़ते हैं, फंडामेंटल राइट आर ग्रांटेड टू सिटीजन अंडर विच आर्टिकल। किस अनुच्छेद के तहत नागरिकों को मौलिक अधिकार प्रदान किए गए हैं। तो देखो, अभी हमने देख लिया नामकरण हो गया एंड फिर उसके बाद हमने देखा कि सिटीजनशिप मिल गई, अब अधिकार भी तो मिलेंगे। अब नाम हो गया, फिर उसके बाद हमने देखा कि नागरिकता मिली है, फिर अब फंडामेंटल राइट। तो इनका वर्णन है आर्टिकल 12 से लेकर 35 तक। ऑप्शन ए इसमें सही है। तो फंडामेंटल राइट में अब बात आती है मौलिक अधिकारों की। तो राइट टू इक्वलिटी जो है
वो आर्टिकल 14 से 18 तक हम पढ़ते हैं। इसमें 6 राइट हैं फंडामेंटल राइट्स में। पहले 7 थे राइट टू प्रॉपर्टी, उसको हटा दिया गया, उसको लीगल राइट बना दिया गया। तो अब हो गए हैं 6। तो राइट टू इक्वलिटी में आर्टिकल 14 से 18 तक के राइट आते हैं। राइट टू फ्रीडम में आर्टिकल 19 से 22 तक आता है। राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन में आर्टिकल 23 और 24 का वर्णन है। तो क्वेश्चन में इस तरीके से पूछा जाए कि राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन कौन कौन से आर्टिकल को वर्णित करता है, तो 23 एंड 24। राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन आता है 25 से 28। कल्चर एंड एजुकेशन के राइट आते हैं 29 एंड 30। राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज आर्टिकल 32 के अंतर्गत आता है। विच आर्टिकल्स कंटेन द राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच, किस अनुच्छेद में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार है, तो राइट टू फ्रीडम मेंशन है आर्टिकल 19 में, ऑप्शन सी। यानी कि आपको बोलने का पूरा अधिकार है, जो आपका मन करे, जो आपकी फीलिंग्स हैं, आपको एक्सप्रेस करने का पूरा अधिकार है, जो भी आप बोलना चाहें, ऑप्शन सी 19 के अंतर्गत। विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया एबोलिश अनटचेबिलिटी, भारत के संविधान के नियम में से कौन सा अनुच्छेद अस्पृश्यता को समाप्त करता है, तो ये करता है ऑप्शन बी आर्टिकल 17। तो देखो पहले ऐसा होता था कि अब तो नहीं है ऐसा छुआछूत वाला, पहले तो बहुत था कि छुआछूत में लोग बहुत बिलीव करते थे। देखो यहाँ पे एक महिला है, पानी भी ऐसे दूर से पिला रही है किसी को। तो ये जब चीज़ें हुई तो ऐसा होना चाहिए था कॉन्स्टिट्यूशन में कि चीज़ें ऐसे सही हों कि लोगों के साथ जो विरोध हो रहा है, जो लोगों का जो गलत इस्तेमाल हो रहा है, उसको रोका जाए। तो अनटचेबिलिटी को रोकने के लिए आर्टिकल 17 का यूज किया गया। आर्टिकल 17 में मेंशन है कि आप अनटचेबिलिटी को अगर करते पाए गए तो आपको सज़ा भी हो सकती है। ऑप्शन बी इसमें सही है। अब बात करते हैं राइट टू इक्वलिटी, जो कि फंडामेंटल राइट है। तो आर्टिकल 14 वर्णित करता है इक्वलिटी बिफोर लॉ, यानी कि आप कानून की नज़रों में समान हैं। आप किसी भी जाति से हैं, किसी भी धर्म से हैं, लेकिन कानून की नज़र में आप समान हैं। आर्टिकल 15 बात करता है प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन ऑन द ग्राउंड ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स और प्लेस ऑफ बर्थ, यानी कि आपका धर्म चाहे कुछ भी हो, आपकी जाति कुछ भी हो, आपका लिंग कुछ भी हो, आपका प्लेस ऑफ बर्थ कुछ भी हो, लेकिन जो सरकार है वो आपसे भेदभाव नहीं करेगी, डिस्क्रिमिनेशन नहीं करेगी। आर्टिकल 16 कहता है कि पब्लिक एम्प्लॉयमेंट में आपको बराबरी का अधिकार है। ऐसा नहीं कि आप किसी पर्टिकुलर कास्ट से बिलोंग करते हैं या फिर पर्टिकुलर आप किसी कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं तो आपको रोक दिया जाएगा, नहीं। पब्लिक एम्प्लॉयमेंट में आपको पूरा बराबरी का अधिकार है। आर्टिकल 17 छुआछूत को रोकता है और आर्टिकल 18 टाइटल्स को ख़त्म करता है। जैसे पहले लोग अपने नाम के आगे बहुत सारे टाइटल्स लगाते थे, जैसे महाराजा हुआ ये सब, तो उनको टाइटल्स को ख़त्म करना आर्टिकल 18 में आता है। आई होप आपको ये सब समझ में आ रहे हो। विच आर्टिकल डील्स विद द राइट टू एलिमेंट्री एजुकेशन, कौन सा अनुच्छेद प्रारंभिक शिक्षा के अधिकार से संबंधित है, तो ये संबंधित है ऑप्शन ए आर्टिकल 21A। अब हम देख लेते हैं राइट टू फ्रीडम 19, 20, 21, 22, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। आर्टिकल 19 में हमने देखा कि फ्रीडम है, आपको कुछ भी आप अभिव्यक्त कर सकते हैं, बोल सकते हैं। आर्टिकल 20 क्या कहता है, 20 को समझ लीजिए। प्रोटेक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ कन्विक्शन फॉर ऑफेंसेस, यानी कि इसमें कहता है कि पहली बात तो आपको किसी एक क्राइम के लिए 2 बार सज़ा नहीं मिल सकती। फॉर एग्जांपल आपने किसी को मार दिया तो आपको उस सज़ा के लिए आपको उस क्राइम के लिए सिर्फ एक ही बार सज़ा मिलेगी, 2 बार नहीं मिल सकती है। और आपको खुद के खिलाफ गवाह नहीं बनाया जा सकता है। जैसे आपको पुलिस जो है वो मार कर कबूल करा ले, लेकिन कोर्ट में आपको ज़बरदस्ती नहीं करवाई जाएगी, कोर्ट में आपको ज़बरदस्ती अपने ही खिलाफ गवाह नहीं बनाया जाएगा। आर्टिकल 21 बोलता है कि ज़िंदगी को जीने के लिए जितनी अच्छी चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है, डिग्निटी से जीने के लिए इंसान को जितनी चीज़ों की आवश्यकता पड़ती है, वो आर्टिकल 21 में मेंशन है कि आपको पूरे सम्मान से जीने का अधिकार है। आर्टिकल 22 में कहता है प्रोटेक्शन अगेंस्ट अरेस्ट एंड डिटेंशन इन सर्टेन केसेस। इसका मतलब ये है कि किसी केस में आपको अरेस्ट के खिलाफ प्रोटेक्शन है। जैसे फॉर एग्जांपल 24 घंटे अगर आपको पुलिस ने अरेस्ट कर लिया है किसी भी जुर्म के केस में, या फिर अरेस्ट किया है किसी डाउट में कि सस्पेक्शन हो रहा है आपका कि आप इलीगल कुछ एक्टिविटीज़ किया है आपने, तो मजिस्ट्रेट के सामने आपको 24 घंटे के अंदर पेश किया जाना चाहिए। और यदि किसी वजह से ऐसा नहीं होता है तो वो इलीगल होगा, आपको कस्टडी में लेना और लंबे समय तक। ये आर्टिकल 22 बोलता है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। द राइट टू प्राइवेसी इज अ फंडामेंटल राइट अंडर विच आर्टिकल, तो निजता का अधिकार किस अनुच्छेद के अंतर्गत मौलिक अधिकार है, तो राइट टू प्राइवेसी जो मेंशन है वो है ऑप्शन बी आर्टिकल 21 में। ऐसा नहीं है कि कोई आपकी प्राइवेसी का हनन करते डोले, नहीं। आर्टिकल 21 में मेंशन है आपको पूरे सम्मान से और निजता से जीने का अधिकार है। जो चीज़ें आप पब्लिक करना चाहते हैं वही पब्लिक कीजिए, बाकी चीज़ों को करने की ज़रूरत नहीं है।
अब बात आती है राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन की, यानी कि शोषण के विरुद्ध अधिकार। बहुत सारे राइट्स हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में दिए गए ताकि लोगों की ज़िंदगी बहुत अच्छी बने। तो आर्टिकल 23 और 24 में हम देख लेते हैं क्या बात होती है। तो सारे आर्टिकल्स 1 बाय 1 इंपॉर्टेंट है, सारे आर्टिकल्स देखते चलना कि क्या क्या कहता है। आर्टिकल 23 कहता है प्रोहिबिशन ऑफ ट्रैफिक इन ह्यूमन बींग्स एंड फोर्स लेबर। इसका क्या मतलब है मैं आपको समझाती हूँ। पहले क्या होता था, ताकतवर लोग जो हैं वीकर सेक्शंस को दबाते थे। तो आर्टिकल 23 इसी बेसिस पे लाया गया कि जो ताकतवर लोग हैं वो वीकर सेक्शन को ना दबा सके। जैसे फॉर एग्जांपल आर्टिकल 23 में हम बात करते हैं कि इंसान को सामान की तरह खरीदना और बेचना, उसको बोलते हैं ह्यूमन ट्रैफिकिंग। क्या होती है ट्रैफिकिंग? कि इंसान को सामान की तरह खरीद रहे हैं और बेच रहे हैं। फॉर एग्जांपल बच्चों को, महिलाओं को ज़बरदस्ती प्रोस्टिट्यूशन में धकेलना इस आर्टिकल के अंतर्गत प्रोहिबिट है। और जैसे फॉर एग्जांपल फोर्स लेबर का मतलब होता है कि किसी की मर्जी के बिना उस पर काम करवाना। तो ये सारी चीज़ें इसमें प्रोहिबिट हैं आर्टिकल 23 के अंतर्गत। आर्टिकल 24 में कहता है कि कोई भी बच्चा जिसकी एज 14 से कम है वो फैक्ट्रीज या माइंस में काम नहीं कर सकता। क्यों कर रहे हैं बच्चे काम? कि फैमिली में कोई समस्या है, छोटे छोटे बच्चे हैं, काम करने लग जाते हैं। लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन का कहना है कि बच्चों को फैक्ट्री की जगह स्कूल में होना चाहिए। तो आर्टिकल 24 अगर मजबूरी है कि काम करना ही है तो आर्टिकल 24 ये प्रोहिबिट नहीं करता है कि किसी हार्मलेस या फिर इनोसेंट कोई वर्क है जहाँ पे बच्चा सेफ है तो वहाँ पे आर्टिकल 24 मना नहीं करता, वहाँ पे कोई बच्चा काम कर सकता है जैसे इंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में करते हैं। लेकिन कोई ऐसी जगह है जो हार्मफुल है, जैसे फॉर एग्जांपल माइंस हैं, फैक्ट्रीज हो गई जहाँ पे बच्चे की मृत्यु भी हो सकती है, तो ऐसी जगहों पे बच्चों को मनाही है कि वो काम ना करें आर्टिकल 24 के अंतर्गत। आई होप आपको ये दोनों आर्टिकल समझ में आ गए हों। नेक्स्ट आते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल इज रिलेटेड टू फ्रीडम टू मैनेज रिलीजियस अफेयर। जिनमें से कौन सा अनुच्छेद धार्मिक मामलों के प्रबंधन की स्वतंत्रता से संबंधित है? तो ये संबंधित है ऑप्शन ए आर्टिकल 26। तो देख लेते हैं फ्रीडम टू रिलीजन। फ्रीडम टू रिलीजन आता है आर्टिकल 25 से 28 तक। तो ये भी पूछा जा सकता है कि आर्टिकल कौन सा है जो कि रिलीजन की बात करता है। तो 25 से 28 तक बात होती है। अब इसमें भी पर्टिकुलर चीज़ें हैं अलग अलग, तो देख लेते हैं। फ्रीडम ऑफ कंसाइंस एंड फ्री प्रोफेशन प्रैक्टिस एंड प्रोपेगेशन ऑफ रिलीजन। तो आर्टिकल 25 को हम देख रहे हैं। देखो कंसाइंस का क्या मतलब है? कंसाइंस का मतलब होता है हमारी सोल बताती है कि क्या सही है और क्या गलत है। उसी के आधार पर हम डिसीजन लेते हैं कि हमें क्या मानना चाहिए, क्या नहीं मानना चाहिए। जैसे फॉर एग्जांपल हमें अपने गॉड के साथ कैसा रिलेशन रखना है। फॉर एग्जांपल मीराबाई को आपने सुना होगा, वो कृष्ण की परम भक्त थी। उन्होंने कृष्ण को पति के रूप में माना था। कुछ जैसे हिंदू हैं तो वो मूर्ति पूजा करते हैं, मूर्ति के रूप में भगवान को मानते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मुस्लिम हैं, वो मूर्ति पूजा में बिलीव नहीं करते हैं। और जैसे फॉर एग्जांपल बुद्धिज़्म की जो कॉन्सेप्ट था उसमें गॉड का तो कॉन्सेप्ट था ही नहीं। तो जैसे आपकी सोल बताती है उसी तरीके से आपको पूरा अधिकार है डिसीजन लेने का और फिर रिलीजन को अपने को प्रोपेगेट करने का। आर्टिकल 26 बोलता है फ्रीडम टू मैनेज रिलीजियस अफेयर, यानी कि जो आपके धार्मिक अफेयर हैं आपको उसको मैनेज करने का पूरा अधिकार है। आर्टिकल 27 बोलता है फ्रीडम एज टू पे टैक्सेस फॉर प्रमोशन ऑफ एनी पार्टिकुलर रिलीजन, यानी कि कोई पार्टिकुलर रिलीजन का प्रचार करना है जिससे कि पब्लिक में कुछ ऐसी इलीगल एक्टिविटीज़ ना हो। यदि सेफली चीज़ें हो रही हैं तो आपको पूरा अधिकार है और टैक्स पे करने के लिए आपको उसमें छूट मिलेगी। आर्टिकल 28 बोलता है कि फ्रीडम है आपको किसी भी रिलीजियस इंस्टीट्यूशन को आप अटेंड कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रोटेक्शन ऑफ इंटरेस्ट ऑफ माइनॉरिटीज इज मेंशन्ड इन विच आर्टिकल। तो किस अनुच्छेद में अल्पसंख्यकों के हितों के संरक्षण का उल्लेख है? तो अब माइनॉरिटीज़ की बात होती है तो माइनॉरिटीज़ क्या होते हैं जो कि कम संख्या में है और जिन पे ध्यान नहीं दिया जा रहा है, तो उनको भी बचाना है, सबको साथ लेके चल रहे हैं। तो आर्टिकल 29 में मेंशन है माइनॉरिटीज़। तो देखो कल्चर एंड एजुकेशन से रिलेटेड राइट जो माइनॉरिटीज़ के हैं वो आर्टिकल 29 और 30 में मेंशन है प्रोटेक्शन ऑफ इंटरेस्ट ऑफ माइनॉरिटीज़। और आर्टिकल 30 में मेंशन है राइट टू माइनॉरिटीज़ टू एस्टेब्लिश एंड एडमिनिस्टर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन, यानी कि माइनॉरिटीज़ ऐसी होती हैं कि उनकी जो लैंग्वेज होती है वो बहुत डिफरेंट होती है हम लोगों से। तो यदि वो अपनी ही लैंग्वेज में कुछ ऐसा इंस्टीट्यूशन स्थापित करना चाह रहे हैं तो उनको पूरा अधिकार है कि अपना एजुकेशन इंस्टीट्यूशन वो खुद से स्थापित कर सके। फिर आता है राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। इसके बिना तो जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो अधूरा है, क्योंकि आर्टिकल 32 कहता है कि यदि आपके कोई भी फंडामेंटल राइट्स वायोलेट होते हैं जो अब तक मिले हैं इतने अच्छे तो उसके लिए आप सुप्रीम कोर्ट या फिर हाई कोर्ट में जा सकते हैं। तो एक रेमेडी की तरह काम कर सकता है कि फंडामेंटल राइट का इन्फोर्समेंट हो, सिर्फ वो नाम के ही ना रहे। आर्टिकल 32 बिलोंग टू विच पार्ट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो अनुच्छेद 32 भारतीय संविधान के किस भाग से संबंधित है? तो ये संबंधित है ऑप्शन सी पार्ट 3 से। तो 4 तरह की रेट आती हैं जो आर्टिकल 32 के अंतर्गत
मेंशन है। एक होती है हैबियस कॉर्पस, एक है मैंडेमस, एक है प्रोहिबिशन, एक है सर्टेररी, एक है कोएबरेंटो। इन पांचों को हम देखेंगे। तो हैबियस कॉर्पस में क्या होता है, यदि किसी व्यक्ति का फंडामेंटल राइट वायोलेट होता है तो या तो वो व्यक्ति या फिर उसके उपलक्ष्य में कोई और व्यक्ति जो है वो कोर्ट जा सकते हैं। मैंडेमस में जैसे फॉर एग्जांपल किसी व्यक्ति को बंदी बना लिया गया, तो अब तो वो तो जा नहीं सकता है, तो उसके उपलक्ष्य में कोई और व्यक्ति जैसे उसका कोई रिलेटिव है, फैमिली मेम्बर है, वो कोर्ट में जा सकते हैं और रिट जारी कर सकते हैं। मैंडेमस में क्या होता है, किसी पब्लिक अथॉरिटी की वजह से आपका फंडामेंटल राइट वायोलेट होता है। फॉर एग्जांपल आपको टाइम पे डॉक्यूमेंट चाहिए, लाइसेंस चाहिए बिजनेस करने के लिए, ट्रेड करने के लिए, लेकिन जो पब्लिक अथॉरिटी है वो नहीं दे रही है, तो इसकी वजह से आपका तो फंडामेंटल राइट वायोलेट हो रहा है ना, कि राइट टू लाइफ का, चीज़ों को टाइम पे करने का। तो उसकी वजह से जब फंडामेंटल राइट आपका पब्लिक अथॉरिटी की वजह से यहाँ पे डिप्लॉय हो रहा है, तो मैंडेमस के थ्रू जो गवर्नमेंट, जो सुप्रीम कोर्ट होती है जिसके पास आप जाते हैं, वो उनको कहती है पब्लिक अथॉरिटी को कि इनका काम टाइम पे करो। प्रोहिबिशन में क्या होता है कि जैसे फॉर एग्जांपल कोई निचली कोर्ट है, लोअर कोर्ट है, तो सुप्रीम कोर्ट उसको बोलेगी कि ये चीज़ें आपके जुरिडिक्शन में नहीं है, लेकिन फिर भी वो उस पर्टिकुलर चीज़ पे फैसले सुना रहे हैं या फिर अपने जुरिडिक्शन में उसको ले रहे हैं, तो सुप्रीम कोर्ट जो है वो छोटी वाली कोर्ट को मना करती है कि ये चीज़ें आपके उसमें जुरिडिक्शन में नहीं है। सर्टेररी का मतलब होता है जैसे फॉर एग्जांपल कोई लोअर कोर्ट है, उसने फैसला सुना दिया, लेकिन जो सुप्रीम कोर्ट है वो उसको अपने अंतर्गत लेना चाहती है उस केस को, हालांकि वो उनके ही उसमें आता है जुरिडिक्शन में, लेकिन सुप्रीम कोर्ट अपने अंतर्गत लेना चाहती है तो ले सकती है। कोएबरेंटो में क्या होता है कि कोई भी पब्लिक ऑफिस में कोई भी व्यक्ति इलीगल तरीके से घुस जाता है और वो एकदम गवर्नमेंट ऑफिशियल बन जाता है, तो यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट मना करती है सर्टेररी के उसकी कोएबरेंटो के थ्रू कि किस अथॉरिटी से आप यहाँ पे बैठे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आर्टिकल 39A प्रोवाइड्स फॉर, तो 39A किस क्या प्रदान करता है, तो ये प्रदान करता है ऑप्शन बी इक्वल जस्टिस एंड फ्री लीगल एड। ऑप्शन बी इसमें सही है। अब बात करते हैं पार्ट 4 की। हमने थर्ड पार्ट तक कवर कर लिए हैं। डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी बात आती है पार्ट 4 में, यानी कि दिशा निर्देश हैं स्टेट के लिए। स्टेट के दिशा निर्देश की तरह काम करते हैं कि स्टेट को किस तरीके से काम करना चाहिए ताकि जो ज़िंदगी है लोगों की, ताकि जो देश है वो अच्छे से चल सके। तो आर्टिकल 39A में बताते हैं इक्वल जस्टिस और फ्री लीगल एड होना चाहिए, कि कोई व्यक्ति यदि कोर्ट नहीं जा सकता है तो उसके लिए फ्री लीगल एड हम प्रोवाइड करें। आर्टिकल 40 जो है स्टेट को बोलता है कि विलेज पंचायत का ऑर्गेनाइजेशन किया जाए। आर्टिकल 41 बोलता है राइट टू वर्क, टू एजुकेशन एंड टू पब्लिक असिस्टेंट इन सर्टेन केसेस। आर्टिकल 43 मेंशन करता है लिविंग वेज, जो कि वर्कर से संबंधित रखते हैं। आर्टिकल 43A बोलता है कि पार्टिसिपेशन ऑफ वर्कर इन मैनेजमेंट ऑफ इंडस्ट्रीज। प्रोवाइड फॉर फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन फॉर चिल्ड्रन इज मेंशन्ड इन विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो बच्चों के लिए मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद में दिया गया है, तो ये ऑप्शन ये आर्टिकल 45 में मेंशन है। एक डायरेक्टिव प्रिंसिपल है, यानी कि स्टेट की जिम्मेदारी है कि जो सब लोग हैं उनको इकट्ठा लेकर चलें। तो 44 बात करता है यूनिफॉर्म सिविल कोड। आई होप आपको यूनिफॉर्म सिविल कोड पता होगा। यूनिफॉर्म सिविल कोड का मतलब होता है कि एक ही लॉ एक ही कानून सभी कम्युनिटी के लिए एप्लीकेबल है, चाहे वो लोगों के लिए सही है या नहीं है। लेकिन हमारे इंडिया जैसे कंट्री में जहाँ पे बहुत इतना विस्तार है, सब लोग अलग अलग धर्म को मानने वाले हैं, अलग अलग चीज़ों को मानने वाले हैं, तो वहाँ पे एक कानून तो लग ही नहीं सकता। आर्टिकल 45 बोलता है कि फ्री और कंपलसरी एजुकेशन प्रोवाइड करो चिल्ड्रंस को, ये स्टेट की जिम्मेदारी है। आर्टिकल 46 बोलता है कि प्रमोशन करना है, जैसे कि जो पिछड़े सेक्शंस रह गए हैं, जैसे कि एजुकेशन और इकोनॉमिक इंटरेस्ट बढ़ाना है, शेड्यूल कास्ट का, शेड्यूल ट्राइब का, ओबीसी का। 47 बोलता है कि ड्यूटी टू स्टेट टू रेज द लेवल ऑफ न्यूट्रिशन एंड स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग एंड टू इम्प्रूव पब्लिक हेल्थ। जब हेल्थ अच्छी होगी तभी तो किसी चीज़ में मन लगेगा, तो इसलिए स्टेट की जिम्मेदारी है कि न्यूट्रिशन का लेवल बढ़ाया जाए, कुछ ऐसी चीज़ें विकसित हों कि वहाँ पर न्यूट्रिशन का लेवल बढ़े। विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड फॉर विलेज पंचायत, तो भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में ग्राम पंचायत का प्रावधान है, तो ये स्टेट की जिम्मेदारी है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल है, यानी कि दिशा निर्देश है। ऑप्शन ए आर्टिकल 40। आर्टिकल 48 में बात होती है ऑर्गेनाइजेशन करना है एग्रीकल्चर और एनिमल हस्बेंड्री का। आर्टिकल 49 में बात होती है जैसे कि फॉर एग्जांपल कुछ हमारे मॉन्यूमेंट्स हैं, कुछ ऐसे प्लेस हैं जो कि नेचुरल इंपॉर्टेंस के हैं, तो उनको प्रोटेक्ट करना है। आर्टिकल 50 बात करता है सेपरेशन ऑफ जुडिशरी फ्रॉम एग्जीक्यूटिव। आर्टिकल 51 बात करता है कि भाईचारे का प्रमोशन करना है। आर्टिकल 51 में बात होती है इंटरनेशनल पीस का प्रमोशन और सिक्योरिटी का। इम्पीचमेंट ऑफ प्रेसिडेंट इज मेंशन्ड इन विच आर्टिकल, तो राष्ट्रपति पर महाभियोग का उल्लेख किस अनुच्छेद में है, तो यह आता है आर्टिकल 61 में कि इम्पीचमेंट यदि प्रेसिडेंट का हो कि वो अभी पद पर हैं, उनको निकालना है, तो इम्पीचमेंट के थ्रू ऐसा होता है। आर्टिकल 61 में ये मेंशन है, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट। अब प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के आर्टिकल्स देख लेते हैं। एक होता है आर्टिकल 52 जिसमें बात होती है कि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। आर्टिकल 54 में इलेक्शन जो होते हैं प्रेसिडेंट के, उसकी बात होती है। आर्टिकल 61 में यदि प्रेसिडेंट को हटाना है पद से तो इम्पीचमेंट कहते हैं उसको, तो इसका प्रोसीडर की बात होती है आर्टिकल 61 में।
और जो क्षमा शक्तियाँ हैं प्रेसिडेंट की वो होती है आर्टिकल 72 में बात। और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जो है वो एडवाइस करेंगे प्रेसिडेंट को। प्रेसिडेंट तो सिर्फ नाम के लिए होते हैं, लेकिन एक्चुअल में जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हैं वो ही चीज़ें करते हैं। तो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर एड और एडवाइस करेंगे आर्टिकल 74 के अंतर्गत, ठीक है। आर्टिकल 123 में मेंशन है कि ऑर्डिनेंसेस बुलानी है और प्रेसिडेंट के पास ये शक्ति है कि ऑर्डिनेंस बुलाए कि किसी ऐसी कंडीशन में जहाँ पे लोकसभा और राज्यसभा का डेडलॉक हो गया है या फिर कुछ ऐसे अर्जेंट मैटर्स हैं जहाँ पे दोनों को एक साथ इकट्ठा होना चाहिए, तो उस केस में जो प्रेसिडेंट है वो ऑर्डिनेंस बुलाता है। आर्टिकल 143 में कहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट जो है, प्रेसिडेंट जो है सुप्रीम कोर्ट से कंसल्ट कर सकता है किसी भी चीज़ में से ऐसा लगता है कि सुप्रीम कोर्ट से कंसल्ट करना चाहिए, तो आर्टिकल 143 के अंतर्गत ऐसे कर सकता है। एस्टेब्लिशमेंट एंड कंस्टिट्यूशन ऑफ सुप्रीम कोर्ट इज मेंशन्ड इन, तो सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना और संविधान का उल्लेख कौन से आर्टिकल में है, तो यह ऑप्शन है आर्टिकल 124 में। विच ऑफ द गिवन आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एम्पावर द प्रेसिडेंट टू ग्रांट पार्डन्स टू एनी पर्सन, तो भारतीय संविधान के दिए गए अनुच्छेदों में से कौन सा राष्ट्रपति को किसी भी व्यक्ति को क्षमा प्रदान करने का अधिकार देता है, तो यह आर्टिकल 72। किसी ऐसे होता है कि लोगों को सज़ा मिल जाती है, तो किसके पास ऐसा हो कि सज़ा को माफ़ करने का अधिकार है, तो वो हमारे प्रेसिडेंट के पास है। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जो है वो मृत्यु को क्षमा करने तक की शक्ति रखते हैं। हालांकि ये जो क्षमा करने की शक्तियाँ हैं गवर्नर के पास भी हैं, लेकिन गवर्नर फांसी की सज़ा को नहीं रोक सकता, बाकी सज़ाओं को कम कर सकता है, लेकिन प्रेसिडेंट के पास तो मृत्यु को क्षमा करने तक की भी शक्ति होती है। ऑप्शन बी इसमें सही है। गवर्नर ऑफ स्टेट आते हैं, आर्टिकल 153 में मेंशन है गवर्नर ऑफ स्टेट। आर्टिकल 155 में मेंशन है कि गवर्नर का अपॉइंटमेंट कैसे किया जाए, और जो पावर होती है गवर्नर की ग्रांट करने की क्षमाओं को, जो मैंने आपको अभी बताया, प्रेसिडेंट की होती है 72 के अंतर्गत और इसकी होती है आर्टिकल 161 के अंतर्गत। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जैसे प्रेसिडेंट के पास थे ऐसे गवर्नर के पास है, प्रेसिडेंट के पास थे 74 में और इनके पास है आर्टिकल 163 में। ऑर्डिनेंस बुलाने की शक्तियाँ जो थी प्रेसिडेंट के पास थी आर्टिकल 123 में और इनके पास है गवर्नर के पास आर्टिकल 213 में। कुछ कुछ को रिलेट करता है गवर्नर को प्रेसिडेंट। विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज रिलेटेड टू काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, तो भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद मंत्रिपरिषद से संबंधित है, तो यह है ऑप्शन बी आर्टिकल 74। तो प्राइम मिनिस्टर की आती है आर्टिकल 75 में। प्रेसिडेंट अपॉइंट करता है प्राइम मिनिस्टर को और अदर मिनिस्टर अपॉइंट किए जाते हैं प्रेसिडेंट के द्वारा पीएम की एडवाइस पे। मिनिस्टर जो है होल्ड करते हैं ऑफिस प्रेसिडेंट के प्लेजर में, लेकिन ऐसा नहीं कि उनकी बिल्कुल ही मर्जी चलेगी, नहीं, वो एक नाम के हेड होते हैं प्रेसिडेंट। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल होते हैं लोकसभा को। आर्टिकल 78 में बात करते हैं प्राइम मिनिस्टर की ड्यूटीज़ के बारे में, जो कि इन्फॉर्मेशन देना है प्रेसिडेंट को या फिर कोई और ड्यूटी, तो आर्टिकल 78 में मेंशन है। आर्टिकल 148 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विद, संविधान का अनुच्छेद 148 किससे संबंधित है, तो ये संबंधित है ऑप्शन ए कंप्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया से। आर्टिकल 63 बात करता है वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की, याद रखना बहुत आर्टिकल 63 में बात होती है वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की, याद रखना इंपॉर्टेंट है। आर्टिकल 76 में बात होती है अटॉर्नी जनरल फॉर इंडिया की। कंप्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल आता है आर्टिकल 148 में। मनी वेल्स की डेफिनेशन आर्टिकल 110 में मेंशन है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। एनुअल फाइनेंशियल बजट जो है आर्टिकल 112 में मेंशन है, याद रखना। आगे बढ़ते हैं। कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस हैज़ बीन गिवन टू पंचायत अंडर आर्टिकल, तो अनुच्छेद के तहत पंचायतों को संवैधानिक दर्जा कौन से आर्टिकल में मिला है, तो ये मिला है ऑप्शन बी आर्टिकल 243 में। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, पंचायत से संबंधित है, ऑप्शन बी इसमें सही है। तो 73rd अमेंडमेंट एक्ट 1992 में पार्ट 9 ऐड हुआ, जिसमें पंचायत जो है उनको प्रोविजन मिला। आर्टिकल 243 से 243O जो है वो पंचायत की बात करता है और इसमें 11th शेड्यूल जो है वो ऐड हुआ, जिसमें 29 सब्जेक्ट थे कि पंचायत का किस तरीके से फंक्शन किया जाना चाहिए। तो आर्टिकल 243B में मेंशन है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पंचायत, याद रखना। आर्टिकल 266 में मेंशन है कंसोलिडेटेड फंड जो होती है और पब्लिक अकाउंट फंड होता है, वो आर्टिकल 266 में मेंशन है। कंटीजेंसी फंड ऑफ इंडिया मेंशन है आर्टिकल 267 में। फाइनेंस कमीशन का मेंशन है आर्टिकल 280 में और राइट टू प्रॉपर्टी आर्टिकल 300A में मेंशन है। सुप्रीम कोर्ट के आर्टिकल्स हैं आर्टिकल 124, यानी कि सुप्रीम कोर्ट तो होना ही चाहिए। आर्टिकल 131 कहता है कि जो भी जुरिडिक्शन है सुप्रीम कोर्ट के ओरिजिनल, यानी कि जो उनके सिर्फ उनके ही अधिकार हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल इंटर स्टेट रिलेशन का झगड़ा हो जाता है या फिर जो सेंटर है और उनका स्टेट का झगड़ा हो जाता है, तो वो सारे अधिकार सुलझाने के झगड़ों को वो सुप्रीम कोर्ट के पास है। ओके,
आर्टिकल 132 में मेंशन है एपेलेट जुरिडिक्शन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट इन अपील्स फ्रॉम हाई कोर्ट इन सर्टेन केसेस। ऐसे होता है हाई कोर्ट के कुछ फैसले होते हैं, उन पे अपील दोबारा सुप्रीम कोर्ट में लगाई जा सकती है, तो वो एपेलेट जुरिडिक्शन जो है सुप्रीम कोर्ट के पास हो सकती है, वो आर्टिकल 132 के अंतर्गत है। हाई कोर्ट की बात करें तो हाई कोर्ट होनी चाहिए स्टेट की, आर्टिकल 214 में मेंशन है, याद रखना इंपॉर्टेंट है। और कुछ रिट जारी करते हैं, जैसे हमने देखा था कि सुप्रीम कोर्ट जारी कर रहा है, तो आर्टिकल 32 के अंतर्गत जारी कर रहा था सुप्रीम कोर्ट, और हाई कोर्ट 226 के अंतर्गत। विच ऑफ द गिवन आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एम्पावर द हाई कोर्ट टू इश्यू रिट, तो भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद उच्च न्यायालय को रिट जारी करने का अधिकार देता है, तो ये देता है ऑप्शन डी, आर्टिकल 226। आर्टिकल 32 में हमने देखा था कि सुप्रीम कोर्ट के पास थी पावर, और आर्टिकल 226 में जो है वो हाई कोर्ट के पास है। आर्टिकल रिलेटेड टू इमरजेंसी, तो इमरजेंसी के आर्टिकल्स आ गए अब। आर्टिकल 352, आर्टिकल 356 और 360 जो है इमरजेंसी से संबंधित है। आर्टिकल 352 में मेंशन होती है बातें कि यदि इंडिया में कुछ ऐसे लगता है प्रेसिडेंट को कि कुछ एक्सटर्नल एग्रेशन हो गया है, युद्ध जैसी परिस्थितियां हो गई हैं, तो आर्टिकल 352 के अंतर्गत नेशनल इमरजेंसी लग जाती है। नेशनल इमरजेंसी में क्या होता है, 1 महीने के अंतर्गत पार्लियामेंट से स्पेशल मेजोरिटी चाहिए, उसके अप्रूवल चाहिए, और हर 6 महीने बाद फिर से उसको अप्रूवल चाहिए होता है। लेकिन जब रिवोक करने का टाइम आता है तो सिंपल मेजोरिटी से हो जाती है, लेकिन लगाते टाइम 1 महीने के अंतर्गत आपको पार्लियामेंट से स्पेशल मेजोरिटी की आवश्यकता पड़ जाती है। इसमें जो है वो सारे आर्टिकल जो हैं फंडामेंटल राइट वो सस्पेंड हो जाते हैं, एक्सेप्ट आर्टिकल 20 एंड 21। आर्टिकल 356 जो है स्टेट इमरजेंसी से संबंधित है। जब प्रेसिडेंट को ऐसे लगे कि स्टेट में कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से चीज़ें नहीं चल रही हैं, और ऐसा उसको कौन बताए, या तो गवर्नर या फिर कोई और व्यक्ति, तो वहाँ पे स्टेट में प्रेसिडेंट रूल लग जाता है। तो प्रेसिडेंट रूल लगने पे जो पार्लियामेंट लॉ बनाएगी उस स्टेट के लिए वो ही एप्लीकेबल होगा। तो इसमें हमने देखा कि 1 महीने के अंतर्गत स्पेशल मेजोरिटी चाहिए आर्टिकल 352 में, इसमें 2 महीने के अंतर्गत, और इसको 3 साल तक लगाया जा सकता है, और रिवोक करने के लिए सिंपल मेजोरिटी। आर्टिकल 360 फाइनेंशियल इमरजेंसी, यानी कि कुछ फाइनेंशियल थ्रेट आ गई है, तो देखो स्टेट इमरजेंसी कई बार लगाई जा चुकी है, लेकिन फाइनेंशियल इमरजेंसी आज तक नहीं लगी है, क्योंकि ऐसे थ्रेट कोई आई नहीं है। और जो 352 है 3 बार लग चुका है। एक तो पाकिस्तान और इंडिया का युद्ध हुआ था, एंड इंडिया और चाइना का हुआ था, और एक बार जब इंटरनल डिस्टर्बेंस हो गया था 1975 में। अब बात आती है ट्रिब्यूनल्स की। ट्रिब्यूनल्स मेंशन है आर्टिकल 323A में, एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल। इलेक्शंस की यदि बात करें तो इलेक्शंस मेंशन है आर्टिकल 3 to 4 में। तो यहाँ पे ये बात होती है कि इलेक्शन कमीशन में ये पावर समाहित है कि किस तरीके से उनको डायरेक्शन करना है, कंट्रोल करना है इलेक्शन का। आर्टिकल 325 कहता है किसी भी व्यक्ति को धर्म जाति के आधार पर इनएलिजिबल नहीं ठहराया जा सकता वोट देने के लिए। कुछ और इंपॉर्टेंट आर्टिकल देख लेते हैं, जैसे नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब का जो आर्टिकल है वो आर्टिकल 338 है। अपॉइंटमेंट करना है कमीशन इन्वेस्टिगेट करने के लिए बैकवर्ड क्लासेस के लिए, तो ये आर्टिकल है आर्टिकल 340। और पावर ऑफ पार्लियामेंट जो कि कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करने की है। ऐसा होता है ना कि चीज़ें वक्त के साथ बदलती रहती हैं, तो उस वक्त के साथ हम भी बदले, कॉन्स्टिट्यूशन भी बदले, तो कुछ अमेंडमेंट की जरूरत होती है कि पुराने लॉ अप्लीकेबल नहीं हो सकते और अच्छे नहीं हैं, तो उसके लिए अमेंडमेंट करते हैं आर्टिकल 368 के अंतर्गत। ऑफिशियल लैंग्वेज से रिलेटेड आर्टिकल है। एक तो ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ द यूनियन क्या होनी चाहिए 343, और स्टेट की क्या होनी चाहिए 345 के अंतर्गत आता है। और लैंग्वेज जो सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट में यूज की जाएंगी ये आर्टिकल 348 में मेंशन है। और ऐसा नहीं है कि इंग्लिश को यूज कर रहे हैं तो हिंदी को भूल जाएं। हिंदी का डेवलपमेंट करने के लिए आर्टिकल 351 में मेंशन है कि हिंदी को भी अच्छी तरीके से आप प्रोत्साहित करें, उसका प्रमोशन करें। विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील विद द इम्पोजिशन ऑफ प्रेसिडेंट रूल, मैं आपको अभी बताया था। तो भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति शासन लगाने से संबंधित है, तो ये संबंधित है ऑप्शन सी आर्टिकल 356। विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डिफाइन द मनी बिल, तो भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद धन विधेयक को परिभाषित करता है, तो आर्टिकल 110। द स्पेशल प्रोविजन आर्टिकल 371G ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया रिलेट टू द स्टेट ऑफ, तो भारत के संविधान के अनुच्छेद 371G में विशेष प्रावधान किस राज्य से संबंधित हैं। तो देखो 371 के अंतर्गत बहुत सारे जो स्टेट थे जिनको ज़रूरत थी स्पेशल चीज़ों की, स्पेशल प्रोविजन की, तो उनको अधिकार दिए गए। तो आर्टिकल 371G संबंधित है मिजोरम से, ऑप्शन सी इसमें सही है। तो 370B जो है स्टेट ऑफ असम की बात करता है जिसमें स्पेशल प्रोविजन लगने चाहिए। स्टेट ऑफ मणिपुर आर्टिकल 371C में बात करता है। सिक्किम की स्टेट को प्रोविजन मिलने चाहिए स्पेशल 371F में, और अरुणाचल प्रदेश के स्टेट को मिलने चाहिए 371H में, ये बात होती है, याद रखना इंपॉर्टेंट था।
विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया मेंशन दैट लोकसभा मस्ट हैव अ स्पीकर एंड अ डिप्टी स्पीकर। तो भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में उल्लेख है कि लोकसभा में एक अध्यक्ष और एक उपाध्यक्ष होना चाहिए? तो ये मेंशन है ऑप्शन ए आर्टिकल 93 में, याद रखना इंपॉर्टेंट है। आर्टिकल 239 डील्स विद द, तो आर्टिकल अनुच्छेद 239 किससे संबंधित है? ये संबंधित है ऑप्शन बी एडमिनिस्ट्रेशन करना है यूनियन टेरिटरीज का प्रेसिडेंट के द्वारा। याद रखना जो यूनियन टेरिटरीज होती है उनका एडमिनिस्ट्रेशन करते हैं प्रेसिडेंट। ऑप्शन बी में सही है आर्टिकल 239 में। विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डायरेक्ट द स्टेट टू टेक सेपरेट द जुडिशरी फ्रॉम एग्जीक्यूटिव इन द पब्लिक सर्विस ऑफ द स्टेट? इसमें सही है ऑप्शन डी आर्टिकल 50। फाइनेंस कमीशन इज अंडर विच आर्टिकल? तो वित्त आयोग किस अनुच्छेद के अंतर्गत है? ये मैंने आपको अभी बताया था, आर्टिकल 280 के अंतर्गत है। ऑप्शन सी इसमें सही है। विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विद द इम्पोजिशन ऑफ प्रेसिडेंट रूल? ये भी मैं आपको बता चुकी हूँ। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति शासन लगाने से संबंधित है? तो ये है ऑप्शन सी आर्टिकल 356। विच ऑफ द गिवन आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विद नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट? तो भारतीय संविधान के दिए गए अनुच्छेद में से कौन सा राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग से संबंधित है? ये है ऑप्शन सी आर्टिकल 338 में बात होती है नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट की। विच फंडामेंटल राइट कैन नॉट बी सस्पेंडेड इवन ड्यूरिंग एन इमरजेंसी? तो आपातकाल के दौरान भी कौन से मौलिक अधिकार निलंबित नहीं किए जा सकते हैं? तो ऑप्शन डी राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लाइबिलिटी, या मैं आपको बता चुकी हूँ। विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड प्रोसीजर फॉर अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन? तो भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद संविधान के संशोधन के लिए प्रक्रिया करता है? तो ये भी आपको मैंने बताया, अमेंडमेंट करना है कॉन्स्टिट्यूशन का कि चीज़ें अभी थोड़ी चेंज हो गई तो उसके हिसाब से जो है चीज़ें ऐड हो कॉन्स्टिट्यूशन पे। तो ऑप्शन बी से सही है आर्टिकल 368। फ्रीडम ऑफ स्पीच, ये क्वेश्चन आपके लिए है, आपको इसका सही उत्तर कमेंट बॉक्स में बताना है और आपको वीडियो कैसी लगी ये भी बता सकते हैं। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। ये क्वेश्चन आपके लिए है। फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन इज अंडर विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन? भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता संविधान के किस अनुच्छेद के तहत है? आर्टिकल 19, 20, 22, 54। इसी के साथ हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हमारी वीडियो समाप्त होती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।